A very good evening to all of you and welcome to Bright Vision Academy for yet another amazing session of Finance Fundamental of Accounting. Guys, कैसे हैं आप लोग? Good evening, sir. Good evening, sir. Very good evening. Very good evening, Sudha, Hassan, Vivek, Saksham Gupta, Good evening, sir. Vivek Sharma, आर्या तोमर, इंजमाम. चलिए गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. और एज यू नो, आज हमारा टॉपिक है डेप्रिसिएशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम, राइट? तो गाइस, अभी हम मेन टॉपिक कवर अप कर रहे हैं. वैसे सीक्वेंस में तो आना चाहिए था जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बट आई नो ये चैप्टर बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बट इसलिए हम उन्हें बाद में कवर अप करेंगे. ठीक है भाई? तो अभी हम स्टार्ट करेंगे मेन टॉपिक. तो आज हम कवर करेंगे डेप्रिसिएशन और इन नेक्स्ट लाइव सेशन हम कवर करेंगे द वेरी इंपॉर्टेंट बीआरएस, ठीक है, एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, राइट? और उसके बाद वी टॉक अबाउट जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, दैट यू मस्ट बी नोइंग ऑल दैट. ठीक है, वेरी गुड इवनिंग साक्षी, तनीषा, शिवम, वेरी गुड इवनिंग. विवेक सर, आप ऑल सब्जेक्ट के चैप्टर लेने वाले हो या बिफोर 2 जैन? सिद्धि, हाँ, कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम सिलेबस कवर कर सके. ठीक है जी, 2 जैन से पहले वी ट्राई लेवल बेस्ट टू कवर द एंटायर सिलेबस इफ टाइम परमिट. निशान प्रजापति, वेरी गुड इवनिंग. वंदना शर्मा, वेरी गुड इवनिंग सर. वेरी गुड इवनिंग वंदना. चलिए गाइस, काफी हो गया टाइम, अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. तो गाइस, एज यू नो, आज का हमारा चैप्टर है डेप्रिसिएशन. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और काफी आसान है. चलिए गाइस, शुरू करते हैं. व्हाट बेसिकली वी मीन बाय डेप्रिसिएशन. आइए लेट स्टार्ट. तो जैसे आप चेक पर कर पा रहे हैं, डेप्रिसिएशन. गाइस, डेप्रिसिएशन क्या होता है ये हम चर्चा करेंगे, बट उससे पहले गुड न्यूज ये है कि सर हमारे सिलेबस में डेप्रिसिएशन के केवल 2 ही मेथड्स हैं. एक स्ट्रेट लाइन मेथड और एक डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसको आप WDV भी कहते हो. सर वैसे तो डेप्रिसिएशन के अलग अलग काफी सारे मेथड्स होते हैं, बट हमारे सिलेबस में हमारे इंस्टीट्यूट ने केवल और केवल 2 मेथड रखे, स्ट्रेट लाइन एंड WDV. आइए गाइस, शुरू करते हैं कि डेप्रिसिएशन बेसिकली होता क्या है और हम डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं. ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, पहला वर्ड कि जो डेप्रिसिएशन है वो एक लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है. ये बिल्कुल स्टार्टिंग है डेप्रिसिएशन की. क्लियर है? तो मैंने पहली लाइन क्या बोली, फिर से सुनेंगे गाइस. जो डेप्रिसिएशन है वो एक लैटिन वर्ड से निकाला है और वो लैटिन में शब्द होता है डेप्रीटियम. आप चेक कर सकते हैं, डेप्रीटियम. तो अगर हम इसको बाइफरकेट करें, इसको तोड़ें, तो ये 2 शब्दों से मिलकर बनता है. पहला शब्द होता है दी, जिसका मतलब होता है डिक्लाइन, यानी किसी चीज की वैल्यू का कम होना. डिक्लाइन का मतलब घटना, तो डी का मतलब डिक्लाइन. प्रेटियम का मतलब होता है प्राइस. प्रेटियम का मतलब क्या होता है गाइस? प्राइस. और प्राइस को हम वैल्यू भी कह सकते हैं. नो इश्यू एज सच. बोलो जी, बात क्लियर? तो सर मीनिंग क्या निकला? डेप्रिसिएशन कौन से 2 शब्दों से निकला है गाइस? डी और प्रेटियम. डी का मतलब होता है डिक्लाइन और प्रेटियम का मतलब है प्राइस. तो क्या कॉन्सेप्ट बना कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्लाइन इन प्राइस, यानी प्राइस के गिरने को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं. बोलो जी, बात क्लियर है? तो प्राइस को मैंने क्या नाम दे दिया गाइस? वैल्यू. तो प्राइस बोले या वैल्यू बोले, वन इन द सेम मीनिंग. आई होप मेरा पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को. ठीक है जी. तो डेप्रिसिएशन बेसिकली मींस व्हाट? तो यहां से मैं कह सकता हूं डेप्रिसिएशन मींस फॉल, यानी कि गिरावट इन द वैल्यू ऑफ एन फिक्स एसेट. बोलो जी, बात क्लियर है? अगर हमारी फिक्स एसेट की वैल्यू गिरती है तो उस गिरने को ही हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन. आई होप पहला पॉइंट क्लियर हो गया सब बच्चों को. जल्दी बोलिए. तो यहीं से वो लिखता है कि दिस डिक्लाइन इन प्राइस इज ड्यू टू
अब डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है? फॉल, यानी कि गिरावट। कहां पर सर? इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स। एक एसेट्स की वैल्यू में आने वाली गिरावट को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। बोलो जी, बात क्लियर? तो सर एसेट्स की वैल्यू क्यों गिरती है? व्हाई? तो आंसर इज वेरी सिंपल। पहला, कांस्टेंट यूज। आप किसी भी एसिड्स को लगातार यूज करते रहेंगे तो वो एसिड घिसनी शुरू हो जाएगी, उसका लुक खराब होना शुरू हो जाएगा। तो डेफिनेटली जब हम उसे बाजार में बेचने जाएंगे गाइस, तो वो कम रेट में बिकेगी। दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। जैसे अब जिन लोगों के पास बाइक्स वगैरह है, कार है, उन्हें पता होगा, तो जब आपने नई बाइक खरीदी शोरूम से, तो वो कितनी ज्यादा चमक रही थी एकदम, बट कंटिन्यूअसली धीरे धीरे आपने उसे यूज करा, तो आप उसकी कंडीशन धीरे धीरे खराब होनी शुरू हो गई। क्लियर हो गई बात? तो अगर हम किसी एसिड्स को कांस्टेंट मतलब नॉन स्टॉप कंटिन्यूअसली यूज करें, तो उससे भी उसकी वैल्यू गिरती है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डेप्रिसिएशन। आई होप यहां तक पॉइंट क्लियर है। फिर आगे बोला वियर एंड टियर, जिसके ये इंग्लिश फ्रेज है, जिसका मतलब होता है टूट जाना, फूट जाना। क्लियर है? आप बाइक चला रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, कार चला रहे हैं, उसका थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया, उस पर स्क्रैचेस पड़ गए, उसका बोनट टूट गया, तो इन सब से भी उसकी वैल्यू क्या होती है? गिरती है। बोलो क्लियर है? तो यहीं से कॉन्सेप्ट क्या निकला कि सर डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल। तो डेप्रिसिएशन क्या है? ग्रेजुअल का मतलब होता है स्लो, धीरे धीरे होने वाला, एंड परमानेंट डिक्रीज। और परमानेंट डिक्रीज होती है, यानी एक बार वैल्यू गिर गई तो गिर गई, वो दोबारा बढ़ती नहीं, नामुमकिन है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है कि एसिड्स की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है जी? इन द वैल्यू ऑफ एन एसिड्स, किसी भी एसिड्स की वैल्यू में। और सावधान गाइस, यहां एसिड से मेरा मतलब क्या है? फिक्स एसिड। यू मस्ट बी नोइंग दैट डेप्रिसिएशन केवल फिक्स एसिड पर लगता है, करंट एसिड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। तो बोलो जी, बात क्लियर? तो डेफिनेशन क्या निकली कि डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल, स्लो। ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे। क्लियर है? एंड परमानेंट डिक्रीज, और परमानेंट मतलब स्थायी, एक बार हो गई तो वैल्यू गिर गई। क्लियर? इन द वैल्यू ऑफ एन एसिड फ्रॉम एनी कॉज, किसी भी कारण से। बोलो जी, बात क्लियर है? तो अगर किसी एसिड्स की वैल्यू में ग्रेजुअल और परमानेंट गिरावट आती है, तो हम उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो गाइस, इस पूरे पैरा में हमें सिर्फ डेप्रिसिएशन का मीनिंग बताने की कोशिश की गई है। आई होप मेरा पॉइंट यहां तक क्लियर हो चुका है। बोलो जी, बात क्लियर है? आइए आगे बढ़ते। ठीक है जी, चलिए। अब सर हमारा AS6 जो है वो डील करता है डेप्रिसिएशन पर, लेकिन आपको पता है आज की डेट में एस खत्म हो गए, उसकी जगह इन डेज आ चुके हैं। क्लियर है? तो फाउंडेशन में सिर्फ स्टूडेंट को बताने के लिए कि सर वो कौन सा एस था जो डेप्रिसिएशन में डील करता था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। अब आप सुनेंगे और फिर भूल जाएंगे इसे। अरे बोलो क्लियर है? क्योंकि अब हमारे यहां फॉलो होते हैं इन डेज, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बोलो जी, बात क्लियर है? तो मान लो अगर कोई एग्जामिनर पुराना सवाल उठा के डाल दे और वो पूछे, हाँ जी बताओ कौन से एस में डेप्रिसिएशन कवर्ड होता है, तो व्हाट विल यू से? AS6। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस जल्दी से आप मुझे बताओ व्हाट इज डेप्रिसिएशन। पॉइंट क्लियर हो गया? हाँ जी सर, क्लियर हो गया कि डेप्रिसिएशन मींस फॉल या डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स। क्लियर? एक एसिड्स की वैल्यू में आने वाली गिरावट को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। आई होप पॉइंट वेरी मच क्लियर नाउ। कम ऑन एवरीबॉडी। चलिए, अब आता है सर आखिर किसी एसिड्स की वैल्यू में गिरावट क्यों आती है, उसके प्राइस में वैल्यू क्यों गिरती है, उसका क्या कारण है? तो हम इसको बोलते हैं कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। कि डेप्रिसिएशन के क्या क्या कारण होते हैं। हम उन्हें दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंटरनल कॉजेज, एक्सटर्नल कॉजेज। सावधान, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। एग्जाम में पूछता है कि बताइए इनमें से कौन सा इंटरनल कॉज है, इनमें से कौन सा एक्सटर्नल कॉज है। तो आपको पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन का मतलब है एसिड्स की वैल्यू गिर रही है। तो सर एसिड्स की वैल्यू क्यों गिर रही है, तो उसके कारण क्या है? तो हम उसे दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक को हम बोलते हैं इंटरनल कॉजेज और एक को हम बोलते हैं एक्सटर्नल कॉजेज। इंटरनल का मतलब हमारी वजह से, घर वालों की वजह से, ऐसे समझ लो, और एक्सटर्नल मतलब बाहर वालों के कारण। बोलो जी, बात क्लियर है? तो आइए देखते हैं क्या क्या कॉजेज हैं। तो पहला होता है इंटरनल कॉजेज, ठीक है जी, और दूसरा होता है एक्सटर्नल कॉजेज। ठीक है,
तीसरा होता है टाइम, और चौथा होता है एबनॉर्मल अक्रेंस। क्लियर है? तो अगर कोई मुझसे पूछता है, कौन पूछेगा? एग्जामिनर पूछेगा कि भाई डेप्रिसिएशन के क्या कारण होते हैं, तो मैं बोलूंगा सर 4 मुख्य कारण होते हैं। पहला इंटरनल कॉजेस, दूसरा एक्सटर्नल कॉजेस, तीसरा टाइम, और चौथा एबनॉर्मल अक्रेंस। आइए, यहां तक पॉइंट समझ में आ गया? ओके सर, इंटरनल कॉजेज में 2 आते हैं, वेयर एंड टियर एंड डिप्लीशन। वेयर एंड टियर एंड डिप्लीशन। वेयर एंड टियर का मतलब होता है टूट जाना, फूट जाना। भाई आप अपनी बाइक, अपनी कार लेकर जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी स्लिप हो गई, स्क्रैचेस पड़ गए, टूट गई हेडलाइट वगैरह, व्हाटएवर कुड बी द रीजन। बोलो जी, बात क्लियर है? तो ये आपकी अपनी गलती से हुआ है ना, तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल कॉजेज। तो पहला इंटरनल कॉजेज कौन सा होता है गाइस? वेयर एंड टियर, टूटना फूटना। दूसरा होता है डिप्लीशन। सर डिप्लीशन का मतलब होता है आप किसी एसिड्स को लगातार यूज किए जा रहे हो, तो एक समय आएगा वो इसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगेगी, तो उसको हम बोलते हैं डिप्लीशन। क्या बोलते हैं गाइस? डिप्लीशन। बोलो जी, बात क्लियर है? और ये डिप्लीशन आमतौर पर यूज होता है वेस्टिंग एसिड्स के लिए। कौन सी एसिड्स के लिए भाई? वेस्टिंग एसिड। तो व्हाट इज वेस्टिंग एसिड्स? हमने सीखा था सर, नेचुरल रिसोर्सेज को हम वेस्टिंग एसिड्स बोलते हैं, जो हमें नेचर ने दिए। जैसे जैसे आप उसे विड्रॉ किए जाओगे तो वो उसकी वैल्यू खत्म होने लगेगी, उसके अंदर से मिनरल, उसके रिसोर्सेज धीरे धीरे कम होने लगेंगे। ठीक है जी? और एक समय ऐसा आएगा कि वो पूरे समाप्त हो जाएंगे। क्लियर? तो ये तो हमारे कारण हो रहा है ना, इसलिए हम कहते हैं इंटरनल कॉजेज। तो याद रखिएगा, इंटरनल कॉजेज में 2 रीजन आते हैं, बस ये याद करना है आपको। वो आपसे डिटेल नहीं पूछेगा, वो क्वेश्चन बोलेगा हाँ जी इनमें से 4 ऑप्शन होंगी, बताइए इनमें से कौन सा इंटरनल कॉज होता है डेप्रिसिएशन का। तो 2 होते हैं, पहला वेयर एंड टियर और दूसरा डिप्लीशन। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर हो गया। फिर आइए, एक्सटर्नल कॉजेज में क्या आता है? एक्सटर्नल कॉजेज में आता है ऑब्सोलिसेंस इन और इनएडिक्वेसी। क्या आता है गाइस? ऑब्सोलिसेंस। ठीक है जी, ये पूरा नहीं लिखा, SCENC, ऑब्सोलिसेंस और इनएडिक्वेसी। सर ये क्या होता है? ध्यान से सुनना। ऑब्सोलिसेंस का मतलब होता है चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी के चेंज होने की वजह से किसी एसिड्स की वैल्यू गिरती है तो उसे हम बोलते हैं ऑब्सोलिसेंस। और इसकी हमारे सामने पूरी एग्जांपल है जो आपने अपनी आंखों से देखी है। क्या? जब नए नए हमारे देश में मोबाइल लॉन्च हुए थे तो कीपैड वाले मोबाइल थे, इतने छोटे छोटे से। यस और नो? क्लियर? और आज उसको किसने चेंज कर दिया? टच फोन ने। तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। तो सर क्या कीपैड वाले फोन आज भी आते हैं? हाँ, लेकिन जो फोन पहले 10,000 12,000 का आता था, अब वो मुश्किल से 1,500 रुपए में आ जाता है। बोलो जी, बात क्लियर है? सो दैट इज कॉल्ड ऑब्सोलिसेंस। तो ऑब्सोलिसेंस का मतलब क्या होता है गाइस? चेंज इन टेक्नोलॉजी। चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी के कारण हमारी एसिड्स की वैल्यू गिरती है तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डेप्रिसिएशन, और ये उसका एक्सटर्नल कॉज है। अगला आता है गाइस इनएडिक्वेसी। इनएडिक्वेसी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज का पर्याप्त मात्रा में ना होना, उसे हम बोलते हैं इनएडिक्वेसी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे यहां प्रोडक्शन होती है मशीन से, जितनी प्रोडक्शन में डेली करता हूं उसके लिए 2 मशीनें होनी चाहिए, बट प्रॉब्लम यह है कि सेकंड मशीन मेरे पास है नहीं, तो मैं एक ही मशीन को 2 बार डबल शिफ्ट में चलाता हूं। बोलो जी, बात क्लियर है? तो गाइस वो मशीन ज्यादा घिसेगी। भाई आप उसे उसी कैपेसिटी से डबल यूज कर रहे हो तो उसका डेप्रिसिएशन ज्यादा लगेगा, उसकी वैल्यू बहुत जल्दी बाजार में क्या होगी? कम हो जाएगी। सो दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो एक्सटर्नल कॉजेज में 2 हुए, ऑब्सोलिसेंस और इनएडिक्वेसी। मतलब 2 मशीनों का काम मैं एक मशीन से ले रहा हूं तो यार वो तो जल्दी खराब होगी ना, उसकी घिसावट ज्यादा होगी, और जब मैं उसे बाजार में बेचने जाऊंगा तो वो बहुत कम वैल्यू में सेल होगी। आई होप यहां तक क्लियर है? तो जल्दी से इंटरनल रीजन में कौन कौन आते हैं? कम ऑन एवरीबॉडी। तो पहला आएगा वियर एंड टियर, ये आपको याद होना चाहिए बाय हार्ट। और दूसरा आता है डिप्लीशन। एक्सटर्नल में क्या आते हैं? 2। कौन कौन से? ऑब्सोलिसेंस, ठीक है, और इनएडिक्वेसी। फिर उसके बाद आता है टाइम, इसको हम बोलते हैं फ्लक्स, EFFLUX, समय का बीतना। आप जानते हैं जैसे जैसे समय बीतता है एसिड्स की वैल्यू क्या होती है? कम होने लगती है।
बोलो जी बात क्लियर। फॉर एग्जाम्पल आज आपने कार खरीदी 2021 में, एकदम चमचमाती हुई कार, बिल्कुल नई, शोरूम से अभी निकाली है, उसे पूरी तरह से पैक करके अपने गोडाउन में रख दिया, आपने उसे आधे घंटे के लिए भी नहीं चलाया। जब आप उसे 1 साल बेचने जाओगे, 1 साल बाद बेचने जाओगे, तो मुझे सोच के जवाब देना, क्या 2022 में वो उसी रेट में बिकेगी जितना रेट 2021 में था? क्लियर, या उससे ज्यादा में बिकेगी? अरे सर क्या बात कर रहे हो, कम में बिकेगी, क्योंकि मॉडल चेंज हो गया है। क्लियर है सर, कार तो बिल्कुल ब्रांड न्यू है, मैंने तो अभी चलाई तक नहीं है उसे, फिर भी समय के साथ वैल्यू क्या होती है एसिड्स की, कम होती है। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे एसिड्स की वैल्यू कम होती है। बोलो जी बात क्लियर है। तो उसे भी हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर है। उसके बाद आता है गाइस एबनॉर्मल। एबनॉर्मल अक्रेंस, एबनॉर्मल अक्रेंस का मतलब होता है एक्सीडेंट वगैरह हो गया। क्या हो गया गाइस? एक्सीडेंट हो गया। क्या जी? एन एक्सीडेंट हो गया, फायर, आग लग गई, नेचुरल कैलेमिटी डैमेज द सर्विस। क्लियर है? या फिर कोई आसमानी, क्लियर है, ऊपर से आसमान से कोई आफत आ गई जिसको आप बोलते हो नेचुरल कैलेमिटी, और उसने आपकी एसिड्स को बर्बाद कर दिया। बोलो जी बात क्लियर है। सो दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल अक्रेंस। आई होप मेरा पॉइंट यहां तक समझ में आ गया। तो गाइस ध्यान से सुनिएगा। तो डेप्रिसिएशन के 4 मुख्य कारण होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, टाइम और एबनॉर्मल अक्रेंस। आई होप यहां तक पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। कम ऑन एवरीबॉडी, किसी को कोई क्वेश्चन सो फार एंड सो ऑन? नो सर। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। सर डेप्रिसिएशन कौन कौन सी एसिड्स पे लगता है? जैसे मैंने बोला डेप्रिसिएशन सारी फिक्स्ड एसिड पे लगता है विद द एक्सेप्शन ऑफ लैंड। ये आप बचपन से जानते हैं, बचपन यानी 11वीं क्लास। लैंड एक ऐसी एसिड से गाइस जिसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, क्योंकि लैंड की वैल्यू हर बार बढ़ती है। सर बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगता है? हाँ, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगता है। बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो सर जितनी भी फिक्स एसिड्स हैं, सावधान, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल हो, क्लियर, दोनों पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है और चार्ज करते हैं। सर टेंजिबल कौन सी होती है? जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिसका एक शेप होता है, एक साइज होता है, एक कलर होता है, दे आर कॉल्ड टेंजिबल फिक्स एसिड। क्लियर है? बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गई। क्लियर है? इनटेंजिबल में क्या आता है सर? कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, गुडविल। क्लियर? तो डेप्रिसिएशन सारी एसिड पे लगता है जो फिक्स एसिड है, एक्सेप्ट व्हाट? लैंड। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। सर क्या करंट एसिड पे डेप्रिसिएशन लगता है? आंसर इज नो। आई होप यहां तक मेरा पॉइंट क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गाइस कुछ स्पेशल शब्द हैं जो यूज होते हैं और वो आपसे इसके बारे में प्रश्न पूछेगा। ये होता है, पहला शब्द आया सर अमोर्टाइजेशन। क्लियर है कि अमोर्टाइजेशन क्या होता है? तो बस इतना याद रखना है कि सर अगर इंटेंजिबल एसिड्स की वैल्यू गिरती है, अगर इंटेंजिबल एसिड्स की वैल्यू गिरती है तो उसे अमोर्टाइजेशन कहते हैं। ये क्या होता है सर? इंटेंजिबल मतलब जो मैंने अभी बताया, विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच, विच डू नॉट हैव अ शेप, साइज और कलर, उसको हम बोलते हैं इंटेंजिबल। तो उसने बता दिया कौन कौन सी, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट आर रिटर्न ऑफ। बोलो जी बात क्लियर है? सो उसको हम क्या बोलते हैं? अमोर्टाइजेशन। तो वो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, द टर्म अमोर्टाइजेशन इज यूज इन रेस्पेक्ट ऑफ, कि अमोर्टाइजेशन जो है वो यूज होता है किसके लिए? नीचे ऑप्शन लिखी होगी, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, गुडविल। तो बस आपको राइट क्लिक करनी है। तो याद रखिएगा अमोर्टाइजेशन का हिंदी में मतलब याद रखिए कि सर जो इंटेंजिबल एसिड्स होती है ना, अगर उनकी वैल्यू गिरे तो उसे हम अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। आई होप पॉइंट इज वेरी मच क्लियर। आइए नेक्स्ट आता है सर डिप्लीशन। डिप्लीशन, तो ये जो वर्ड है डिप्लीशन, ये हमेशा नेचुरल रिसोर्सेज के लिए आता है। किसके लिए आता है गाइस? नेचुरल रिसोर्सेज, या जिसको हम बोलते हैं वेस्टिंग एसिड्स। क्या कहते हैं? वेस्टिंग एसिड। सर ये वो एसिड से जो नेचर ने हमें दी है।
क्लियर है? तो अगर उनकी वैल्यू कम हो रही है तो दैट इज कॉल्ड डिप्लीशन। सर वो कौन सी होती है? माइंस। आपको पता है माइंस, चाहे वो कोयले की खान हो, चाहे पत्थर की खान हो, चाहे हीरे की हो, चाहे सोने की हो। बोलो जी बात क्लियर? आप कोयले की खान में आपने पहले कोयला भरा है, अब आप निकाल रहे हो। अरे सर हमने थोड़ी भरा है, वो तो नेचर ने हमें दिया है। हमने बचपन में पढ़ा था 8-9 की साइंस में कि फॉसिल फ्यूल्स, क्लियर है, जब प्लांट एनिमल्स मर जाते हैं तो करोड़ों सालों में केमिकल रिएक्शंस होते हैं और वो कोयला बन जाते हैं, ऐसा साइंस ने माना है। अरे बोलो जी क्लियर? तो ये नेचर ने हमें दिया, हमने थोड़ी बनाए। बोलो बात क्लियर है? तो अगर माइंस की वैल्यू कम होगी तो वो डेप्रिसिएशन है, पर उसे किस नाम से पुकारा जाएगा? डिप्लीशन। ठीक है जी। देन ऑयल वेल, तेल के कुएं। बोलो जी बात क्लियर? तो आप मुझे बताओ कि आपने उनमें तेल भरा है कि पहले तेल भरो बाद में जब आवश्यकता होगी निकाल लेंगे? नहीं सर, नेचर ने हमें ऑयल वेल्स दिए हैं। क्लियर है? क्वारीज, पत्थर की खाने जिसमें से पत्थर निकलता है, ग्रेनाइट वगैरह। ठीक है जी। सैंड पिट्स, मट्टी के गड्ढे। तो आपने देखा होगा भाई जो रेत आती है, बदरपुर आता है जिसको आप बालू कहते हो, तो ये नेचर ने हमें दिया है। क्लियर और नॉट? सीमेंट नहीं दी नेचर ने, वो तो फैक्ट्रीज में बनती है। क्लियर है? आपने सुना होगा अंबुजा सीमेंट, इसमें जान है। क्लियर है? तो बात समझ में आ गई? तो ये जितने भी चीजें ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो नेचर ने हमें दिए। तो जब आप इन्हें कंटिन्यूअसली यूज करते जाओगे तो एक समय आएगा ये समाप्त होंगे, तो इनके समाप्त होने को बोलते हैं वेस्ट। क्लियर? इसीलिए इन सबको बोला जाता है वेस्टिंग एसिड्स। और जब इनकी वैल्यू गिरती है तो दैट इज टेक्निकली कॉल्ड डिप्लीशन। आई होप यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सब लोगों को। आइए नेक्स्ट वर्ड आता है गाइस, इन शब्दों का मीनिंग याद करना, ये पेपर में पूछा जाएगा। ऑब्सोलिसेंस। ऑब्सोलिसेंस का मतलब होता है चेंज इन टेक्नोलॉजी, या जिसको आप बोलते हो इनोवेशन। क्लियर है? अगर टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण किसी एसिड्स की वैल्यू गिरती है सो दैट इज कॉल्ड ऑब्सोलिसेंस। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर है। तो मैं फिर से लिख देता हूं, ऑब्सोलिसेंस का मतलब होता है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। देखो उसने लिख दिया टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। बोलो जी क्लियर है? टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण अगर किसी एसिड्स की वैल्यू में गिरावट आती है गाइस, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? ऑब्सोलिसेंस। आइए देखते जाएंगे बहुत ध्यान से। गाइस नया वर्ड आता है डिलापिडेशन। डिलापिडेशन, ठीक है? अब इसका मतलब क्या होता है, ये सब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो डिलापिडेशन वर्ड यूज होता है बिल्डिंग्स के लिए, बड़ी बड़ी इमारतों के लिए, जो समय बीतने के साथ साथ अब खंडर में बदल गई हैं। किस में बदल गई हैं? खंडर में, क्योंकि उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हुई है। तो अगर कोई इमारत लॉन्ग टाइम की वजह से, बहुत समय से यूं ही यूज हो रही है बिना मेंटेनेंस के, या यूं ही खाली छोड़ दिया आपने, जो अब रूइन बन गई है, खंडर। क्लियर है? तो उसको बोलते हैं डिलापिडेशन। आपने देखा होगा कितनी सारी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जो यूं ही छुटी हुई हैं अबेंडेंड, और आज वो खंडर के रूप में बन गई हैं, जो पहले कभी बड़े खूबसूरत फोर्ट, किले वगैरह होते थे। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर है। तो डिलापिडेशन मीन्स अ स्टेट ऑफ डिटेरियोरेशन। डिटेरियोरेशन किसी चीज का स्लोली खराब होना ड्यू टू ओल्ड एज और लॉन्ग यूज। भाई पुरानी हो गई है, बहुत पुरानी हो गई है, और ये आमतौर पर यूज होता है बिल्डिंग्स के लिए और प्रॉपर्टीज के लिए। क्लियर? तो गाइस ये शब्द वो आपसे पूछेगा, किसी भी रूप में पूछ सकता है, पर आपको पता होना चाहिए। तो फिर से अगर मैं सम अप कर दूं तो अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसिड्स की वैल्यू में गिरने को बोलते हैं, डिप्लीशन वेस्टिंग एसिड्स में, ठीक है जी, ऑब्सोलिसेंस टेक्नोलॉजी के कारण अगर किसी एसिड्स की वैल्यू गिरती है, डिलापिडेशन अगर किसी बिल्डिंग को बहुत ओल्ड एज और लॉन्ग यूज करा हमने और उसके बाद छोड़ दिया, तो जैसे जैसे वो रूइन खंडर में बदल जाती है, सो दैट इज कॉल्ड बेसिकली डिलापिडेशन। आई होप गाइज यहां तक आपको समझ में आ गया। कहीं कोई दिक्कत है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क, आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो गाइज हमने कॉजेस पढ़ ली डेप्रिसिएशन की। कम ऑन एवरीबॉडी, आइए। सर। यस सर।
ठीक है भाई, चलिए अब आप मेरे साथ साथ देखेंगे हमें डेप्रिसिएशन के केवल दो मेथड स्टडी करने, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और एक WDV मेथड। तो बस मैं इन दोनों मेथड को डिस्कस करता हूं थोरली और ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। पूरा पेपर MCQ बेस्ड है, तो आपसे कोई लेजर बनाने के लिए नहीं आएगा कि मशीन अकाउंट बना के दिखाइए। क्लियर है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्लियर, तो आइए शुरू करते हैं। तो आप लिखिए मेरे साथ साथ, देखते जाएंगे। सर जो पहला मेथड होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, या फिर हम इसको नाम देते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, या फिर इसको बुलाया जाता है एक और नाम से, और वो क्या है गाइस? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं SLM। हाँ जी, क्या आप लोग देख पा रहे हैं मैंने क्या लिखा? कम ऑन एवरीबॉडी, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और शॉर्ट में एग्जामिनर भी क्या यूज करता है? SLM। ठीक है, अब सुनना बहुत ध्यान से। सर इस मेथड की क्या विशेषताएं? इसकी दो मेन विशेषताएं। पहला, इस मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन एक ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन या एसिड्स पे लगता है। पहली बात, फिर से मैं रिपीट करता हूं, स्ट्रेट लाइन मेथड की विशेषता क्या है गाइस? इसमें डेप्रिसिएशन हर साल किस पर लगता है? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसिड्स पर, पहली विशेषता। और विशेषता नंबर 2 कि हर साल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या रहता है? सेम रहता है। बोलो जी, बात क्लियर? तो वो आपसे ऐसे पूछेगा, बताइए वो कौन सा मेथड है जिसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल सेम रहता है? तो आप क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सा मेथड गाइस? स्ट्रेट लाइन मेथड। क्लियर है? तो मैंने इसकी दो विशेषता बताई जो आपको याद रखनी है। विशेषता नंबर 1 जल्दी बताइए क्या है? कि इसमें एवरी ईयर डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज होता है? ओरिजिनल कॉस्ट पर। बोलो जी, बात क्लियर है? एवरी ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन दी ओरिजिनल कॉस्ट। विशेषता नंबर 2 क्या है? हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या रहता है? सेम रहता है। बोलो जी, बात क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, अब आप यहां देखेंगे बहुत ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक मशीन खरीदी, ध्यान से देखेंगे गाइस, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है मान लेते हैं 1 लाख रुपए, और उस पे जो रेट है डेप्रिसिएशन का वो दे रखा है 10%, SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है जी, मैंने क्या एग्जांपल ली भैया? ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है उसकी? 1 लाख, और उस पे डेप्रिसिएशन का रेट है 10%, स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या यहां तक मेरा पॉइंट क्लियर है? अब मैं आपसे कह रहा हूं जी, बताइए हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? तो ध्यान रखेंगे आप लोग, क्या ध्यान रखेंगे? इस मेथड में हमेशा डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, हमने लिया सर ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख है, अब उसमें लेस करेंगे हम डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का एट द रेट 10%, तो 1 लाख का 10% आप कैलकुलेट करोगे तो गाइस 10,000 आ जाएगा। इसका मतलब इस मशीन पे पहले साल जो डेप्रिसिएशन लगा है वो 10,000 रुपए का लगा है। बोलो क्लियर? तो जरा बताइए कितनी वैल्यू बची इसकी? 90,000। कितनी वैल्यू बची गाइस? 90,000। सावधान, एग्जाम में तकरीबन 4-5 बार पूछ चुका है वो कि अगर हम ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो जो वैल्यू बचती है उसे क्या कहते हैं? जैसे ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख की थी, उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगाया हमने? 10,000। तो जब 1 लाख में से 10,000 का डेप लग गया तो कितने की बची? ऐसी 90,000 रुपए की। तो इस 90,000 को हम क्या नाम देंगे? तो याद रखना, इसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू, या इसी को हम बोलते हैं WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू, घटी हुई कीमत हिंदी में बोले तो। कोई दिक्कत गाइस? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि सर अगर ओरिजिनल कॉस्ट में से
मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं तो जो बची हुई वैल्यू है उसे किस नाम से पुकारते हैं? तो द राइट आंसर इज, आप उसे या तो बोलेंगे बुक वैल्यू या फिर आप उसे बोलेंगे WDV, यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू। जल्दी बोलिए गाइस, यहां तक मेरा पॉइंट क्लियर हो गया। तो मैंने ओरिजिनल कॉस्ट ली 1 लाख की, उस पर 10 का डैप लगाया तो आज वो वैल्यू 90,000 की है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये, मेरी बुक के अनुसार अगर आप 1 साल बाद इस एसिड्स को बेचने जाते हो तो 90,000 की ये बिक जाएगी। सर हमने इसे नहीं बेचा, क्लियर? आपको पता है फिक्स एसिड बेचने के लिए नहीं खरीदी जाती, हमने इसे अपने बिजनेस में यूज करा। तो जब पूरे साल यूज करा तो गाइस अब डेप्रिसिएशन लगेगा सेकंड ईयर का। कम ऑन एवरीबॉडी, अब हम सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज करेंगे। तो जरा बताइए, ओरिजिनली तो उसकी बुक ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख है, बट आज उसकी मार्केट वैल्यू 90,000 है। तो क्योंकि एसिड 90,000 की है तो लॉजिकली तो डेप्रिसिएशन 90 पे लगना चाहिए। आंसर इज यस। लेकिन सावधान, स्ट्रेट लाइन मेथड की यही विशेषता है, वो ये कहता है हमें इससे कोई मतलब नहीं कि हमारी एसिड की मार्केट वैल्यू कितनी थी कितनी रह गई ना। आपको हर साल डेप्रिसिएशन किस पर लगाना है? ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना है। किस पे लगाना है गाइस? ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो अगर मैं सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन लूं तो मैं डेप्रिसिएशन किस पर लगाऊंगा? सर 1 लाख रुपए पे लगाऊंगा। तो फिर से 1 लाख का 10%, 10,000। अब बताइए बुक वैल्यू कितनी रह गई इसकी? 80,000। क्लियर? तो गाइस अगर मैं फिर से थर्ड ईयर में इस पे डेप्रिसिएशन लगाऊं, थर्ड ईयर, तो फिर वो किस पर लगेगा? ओरिजिनल कॉस्ट पर। कितनी है गाइस वो? 1 लाख, 10%, 10,000। तो अब कितनी बची? 70,000। एंड सो ऑन, और ये ऐसे चलता चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। बोलो जी, बात क्लियर है? तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। बोलो कौन से समझ में आ गया? तो एक बार फिर से देख लीजिए, ओरिजिनल कॉस्ट क्यों बोलते हैं गाइस? क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लग रहा है। क्लियर है? स्ट्रेट लाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप इसका ग्राफ बनाओ, ईयर 1 2 3 4, ठीक है जी, ये 5,000, ये 10,000, ये 15,000। तो पहले ईयर में 10,000, दूसरे ईयर में 10, तीसरे में 10, चौथे में 10। तो अगर मैं इसको मिलाऊं तो इट विल बी लाइक व्हाट? अ स्ट्रेट लाइन। हाँ जी बोलो, क्लियर हो गई बात? इसलिए से स्ट्रेट लाइन बोला जाता है। फिर हम इसे बोलते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट। क्या बोलते हैं गाइस? फिक्स इंस्टॉलमेंट। तो आप देखो हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आ रहा है? 10,000। कैन यू सी दैट? 10,000, 10,000, 10,000. Every year the amount is 10,000. So that is the reason why it is called fixed installment method. I hope मेरा पॉइंट आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो वो क्वेश्चन इस तरह से पूछता है एग्जाम में कि आपको सारा क्वेश्चन देगा, इतने की मशीन है, इतने की खरीदी, इतने डेप्रिसिएशन है, वो बोलेगा 4th ईयर का डेप्रिसिएशन निकाल कर दिखाओ, 5th ईयर का डेप निकाल के दिखाओ। तो गाइस कुछ नहीं करना, आप बस पहले साल का डेप निकाल देना। क्लियर है? क्योंकि यहां हर साल डेप्रिसिएशन सेम होता है, इसलिए 4th 5th में भी क्या होगा? सेम ही होगा। आई होप यहां तक मेरा पॉइंट बिल्कुल समझ में आ गया, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। कोई डाउट है किसी को? No, sir. रितु शर्मा, आशीष? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। खुशी मित्तल? ठीक है, सबको क्लियर हो गया? चलिए गाइस, ग्रेट। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनते जाना, बस 2 पॉइंट और डिस्कस करने, हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड पूरा हो जाएगा। सर मुझे एक चीज बताओ, ये जो रेट गिवन था 10%, मैंने इसका क्या यूज करा? देख पा रहे हैं आप? जो रेट गिवन था 10% गाइस, हमने उसका क्या यूज करा? सर सारा यूज इसी का तो था। अरे भैया, इस 10% से ही तो हमने डेप्रिसिएशन निकाला है। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है, मान लीजिए क्वेश्चन में रेट गिवन नहीं है, तो क्या हम डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं? आंसर इज यस। तो बस यही मुझे आपको सिखाना है, यही एग्जाम में आता है कि मान लीजिए अगर क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन मेथड चल रहा है और उसने आपको डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया और वो आपसे बोल रहा है हाँ जी जरा डेप्रिसिएशन निकाल कर दिखाओ, तो आप उस केस में कैसे कैलकुलेट करोगे?
कोई दिक्कत वाली बात? ठंडा है। चलिए तो ध्यान से देखिएगा। तो मैंने लिखा है इन केस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन। हाँ जी, अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का रेट गिवन नहीं है तो गाइस एक फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम सीधा डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाल लेते हैं, और वो डेप्रिसिएशन को जो अमाउंट निकलता है वो पूरे साल का निकलता है। किसका निकलता है गाइस? वो पूरे साल का। तो सर वो फॉर्मूला क्या है आप चेक कीजिए। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, मैंने शॉर्ट में लिख दिया डीपी, तो डीपी बेसिकली मींस डेप्रिसिएशन। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस साल्वेज वैल्यू होल डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स। हाँ जी गाइस, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। यू मस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स। ठीक है, जब आप इस फॉर्मूले को सॉल्व करोगे ना तो हमें डायरेक्ट अमाउंट मिल जाएगा डेप्रिसिएशन का, और वो पूरे साल का होगा। हाँ जी बोलो, पॉइंट क्लियर है? चलिए अब वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। सर ये ओरिजिनल कॉस्ट का क्या मतलब होता है? व्हाट डू वी मीन बाय ओरिजिनल कॉस्ट? ध्यान से सुनना। एसिड जो आपने खरीदी वहां से लेकर उसे यूज में लाने तक, एसिड खरीदने से लेकर यूज में लाने तक जितने भी खर्चे होते हैं हम उन सारे खर्चों को ऐड कर देते हैं। बोलो जी, बात क्लियर है? तो उसको जोड़ने के बाद जो वैल्यू आती है दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल कॉस्ट। क्या मेरी बात क्लियर है? जैसे मान लो हमने जो मशीन खरीदी वो 1 लाख की खरीदी, तो सर ये तो उसका परचेज प्राइस हो गया। सर फिर उसे मार्केट से फैक्ट्री तक लाने में हमने फ्रेट पे करा 20,000 रुपए का। फिर उस मशीन को हमने इंस्टॉल कराया जिसको आप बोलते हो इंस्टॉलेशन, वो हो गई 30,000 रुपए उसमें लगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं गाइस व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन, क्या आंसर देंगे आप मुझे? कम ऑन। 1,50,000. सर सबको जोड़ दो तो 1,50,000 रुपए विल बी नोन एज ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन। तो मैं क्या कह रहा हूं गाइस, मशीन खरीदने से लेकर यूज करने से पहले पहले जितने भी खर्चे होंगे वो सब उसकी कॉस्ट में जोड़ देना, तो उसके बाद जो आंसर आएगा उसे हम बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन। बोलो क्लियर? अब यही बात याद रखनी है सर। सर सारे खर्चे जोड़ने, हाँ, एक्सेप्ट 2 खर्चे हम मशीन की कॉस्ट में ऐड नहीं करते। क्यों नहीं करते सर? पहले सुनिए, उसमें पहला आता है इंश्योरेंस। तो गाइस इंश्योरेंस इज नेवर एडिड टू द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी। और दूसरा आता है इंटरेस्ट। अगर आपने मशीन लोन लेकर ली है, ठीक है जी, तो उसको जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, जो इंस्टॉलमेंट आप भर रहे हो, इंस्टॉलमेंट में जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो ना, सो दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ मशीनरी। इन 2 को छोड़कर, पहला क्या लिखा मैंने? इंश्योरेंस। दूसरा क्या लिखा गाइस? इंटरेस्ट। इन 2 को छोड़कर जो भी एक्सपेंडिचर है वो आप मशीन की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। सर इनको क्यों छोड़ दें? ध्यान से सुनिए सर, ऐड करने का लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि उन खर्चों को किए बिना आप मशीन को यूज नहीं कर सकते, इसलिए वो मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। जैसे मैंने लिखा फ्रेट, अरे भैया मशीन इतनी भारी है, क्लियर है, 2 टन 5 टन की मशीन है, तो अपने सर पे थोड़ी लाएंगे उठाकर, तो उसे लाने के लिए हमें ट्रक टेम्पो को हायर करना ही पड़ेगा। उसके बिना हमारी मशीन फैक्ट्री से, हमारे मार्केट से हमारी फैक्ट्री में नहीं आएगी, और बिना फैक्ट्री में लाए हम उसे यूज नहीं कर सकते।
तो इसलिए फ्रेट देना है, दिए बिना आप यूज नहीं कर सकते। फिर मशीन को इंस्टॉल कराना पड़ेगा, आपको प्रॉपर अपनी उसकी फिटिंग करानी पड़ेगी, तभी वो यूज होगी। ऐसा नहीं होता मशीन लाइट टेबल पे रखी ऑन कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर? तो इंस्टॉलेशन के बिना भी मशीन हमारी यूज नहीं हो सकती। अब बताए इंश्योरेंस, सर ये तो रास्ते का किराया है, ये तो मशीन का इसलिए कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, तो अगर मैं इंश्योरेंस नहीं दूं तो क्या मशीन यूज नहीं होगी? बिल्कुल हो सकती है। देन इंटरेस्ट, भाई इंटरेस्ट तो मैंने अपनी सुविधा की वजह से देना पड़ रहा है, कहने मशीन कैश में ना लेकर इंस्टॉलमेंट में खरीदी है। क्लियर है? तो मशीन तो मैं पूरी यूज कर रहा हूं, सो दैट इज द रीजन वाई इन दो एक्सपेंसेस को हम यूज नहीं करते। आइए, तो ओरिजिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे समझ में आ गया। अब आता है गाइस अगला वर्ड साल्वेज वैल्यू। पहली बात, इसे 4 नाम से पुकारते हैं। पहला नाम साल्वेज वैल्यू, दूसरा नाम स्क्रैप वैल्यू, तीसरा नाम रेसिडुअल वैल्यू और चौथा नाम ब्रेकअप वैल्यू। कम ऑन गाइस, फिर से 4 नाम। तो क्या क्या नाम है इसके? पहला बोलो साल्वेज वैल्यू, दूसरा स्क्रैप वैल्यू, तीसरा रेसिडुअल वैल्यू एंड द फोर्थ वन इज कॉल्ड व्हाट? ब्रेकअप वैल्यू। हाँ जी बोलो, यहां तक समझ में आ गया सब लोगों को? कम ऑन एवरीबॉडी। चलिए, अब सर ये होता क्या है? अरे भैया मशीन की लाइफ समाप्त हो गई। आपको पता होना चाहिए कि जो मशीन हमने खरीदी है उसकी लाइफ कोई इनफाइनाइट थोड़ी है, अनंत काल तक थोड़ी चलेगी। क्लियर? 10 साल 15 साल, क्लियर है? उसके बाद इसकी लाइफ पूरी हो गई, तो आप क्या करोगे भाई? लाइफ पूरी होने के बाद मशीन हमें बार बार दुख देना शुरू करती है, ज्यादा बिजली खाती है, क्वालिटी खराब हो रही है प्रोडक्ट की, तो आपने कहा सर इसे बेच दो। तो जब मशीन की लाइफ पूरी होने के बाद हम उसे बाजार में बेच देते जंक डीलर को, कबाड़ी को, तो गाइस उसको हम बोलते हैं कौन सी वैल्यू? स्क्रैप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू और ब्रेकअप वैल्यू। तो जब भी हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो ओरिजिनल कॉस्ट में से हम स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देंगे। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर है। फिर अब हम इसे डिवाइड कर देंगे यूजफुल लाइफ से। सर ये क्वेश्चन हमें बताएगा क्लियर के मशीन की लाइफ कितनी है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, क्लियर है, तो जब वो मशीन बनाते हैं तो उसके साथ लिखते हैं कि भाई ये 5 साल इसकी लाइफ है, 10 साल इसकी लाइफ है, 15 साल इसकी लाइफ है। सो डोंट वरी, दैट वुड बी गिवन इन द क्वेश्चन। तो आई होप मेरा पॉइंट यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? स्ट्रेट लाइन मेथड। तो अगर डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दे रखा तो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे। चलिए, अब कई बार क्वेश्चन हमसे कहता है सर रेट ऑफ भी निकाल कर दिखाओ। तो सर जो रेट हमें मिसिंग था, क्या वो भी निकाला जा सकता है? आंसर इज यस, वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्लियर है? सर वो कैसे आएगा डेप्रिसिएशन का रेट? बड़ी सीधी सी बात है, आप लेंगे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो आपने निकाला है फॉर्मूले से और उसे डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। अब क्योंकि रेट परसेंटेज में होता है तो इनटू 100। बोलो क्लियर है? तो गाइस अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं तो वो मुझे क्या देगा? रेट देगा। तो क्वेश्चन कई बार क्या आता है? डायरेक्ट आता है। क्या आता है क्वेश्चन? डायरेक्ट। वो कहता है जी आप हमें डेप्रिसिएशन का सीधा रेट निकाल कर दिखाओ। तो ध्यान रखिएगा, रेट निकल ही नहीं सकता जब तक हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट ना निकाल लें। तो गाइस सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्लियर है? वो उस फॉर्मूले से निकालेंगे, फिर उसे इस रेट वाले फॉर्मूले में रख देना, सो यू विल गेट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर है। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट इनटू 100। ठीक है? तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेट लाइन मेथड। आई होप आपको स्ट्रेट लाइन मेथड समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से। यस सर। कोई डाउट है किसी को? नो सर ओरिजिनल कॉस्ट में फिट भी इंक्लूड होगा सब? सर एनी क्वेश्चन गाइस? नो सर। यस सर, एक क्वेश्चन है सर, डाउट। अंशु, सर ओरिजिनल कॉस्ट में ये फ्रेट इंश्योरेंस भी होगा ऐड? सारे खर्चे ऐड होंगे, सिर्फ 2 छोड़ दीजिएगा, ठीक ठीक। इंश्योरेंस और इंटरेस्ट। ठीक है? ओके सर।
हाँ जी, स्क्रैप वैल्यू का आपने 5 ठोक नाम बताया, एक एवरेज वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू एंड रेसिडुअल वैल्यू, और एक नहीं 4 नाम होते हैं, 4, 5 नहीं होते, 4। चार Salvage salvage value, वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू और रेसिडुअल वैल्यू। हाँ जी हाँ जी, ये 4 होते हैं। साल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू एंड ब्रेकअप वैल्यू। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, अब एक छोटी सी बात याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन हमेशा क्लियर किसके अकॉर्डिंग लगता है गाइस? मंथ्स के अकॉर्डिंग। आपने जितने महीने डेप्रिसिएशन एसिड्स को यूज करा, आपको उतने मंथ का क्या देना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। जैसे मैंने एसिड खरीदी और उसे 5 महीने यूज किया बस, तो मैं डेप्रिसिएशन 5 मंथ का निकालूंगा। मैंने एसिड खरीदी पूरे साल यूज किया, तो डेप्रिसिएशन पूरे 1 साल का। क्लियर है गाइस? सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट डेप्रिसिएशन। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। आइए Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। तो गाइज हमारा अगला मेथड आता है जिसको हम बोलते हैं WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसको भी 3 नाम से पुकारा जाता है। पहला रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, दूसरा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तीसरा Reducing balance method. रिड्यूसिंग Balance method. इंस्टॉलमेंट मेथड। हाँ जी गाइस, तीसरा क्या आता है हमारे पास? रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट Installment मेथड। method. आई होप मेरा पॉइंट क्लियर है। शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं WDV। तो ये हमारा सेकंड मेथड है डेप्रिसिएशन का। क्या क्या नाम पुकारते हैं हम इसे? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। अब इस मेथड के 2 मेन फीचर से सुनना बहुत ध्यान से। पहला फीचर क्या है कि सर फर्स्ट ईयर में तो डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। आई रिपीट, पहला मेथड क्या है, पहला फीचर क्या है, सॉरी, फर्स्ट ईयर में जो डेप्रिसिएशन लगता है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है, और सब्सिक्वेंट यानी बाद वाले सालों में डेप्रिसिएशन लगता है WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू पर। बोलो जी, बात क्लियर है? क्लियर। और दूसरा फीचर क्या है, इसमें हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम होता चला जाता है। हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होता है गाइस? कम होता चला जाता है। बोलो, बात क्लियर है? तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के 2 मेन फीचर्स हैं। पहला फीचर फिर से सुनिए, फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन किस पर लगेगा? ओरिजिनल कॉस्ट पर। लेकिन बाद वाले सालों में, सब्सिक्वेंट ईयर्स में डेप्रिसिएशन लगेगा बुक वैल्यू पर या फिर WDV पर। बोलो जी, बात क्लियर है? और इसका मेन फीचर यही है कि हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम होता चला जाता है। क्लियर है? SLM में क्या होता था? हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहता है। यहां ऐसा नहीं होता, यहां डेप्रिसिएशन हर साल कम होता चला जाता है। आई होप पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया सब लोगों को। कम ऑन एवरीबॉडी। चलिए सर, एक एग्जांपल से बता दो। ठीक है जी, आइए एग्जांपल लेते हैं जी। सेम एग्जांपल हम ले रहे हैं। कॉस्ट ऑफ मशीन 1 लाख रुपए, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें दे रखा है 10% WDV। कि सर 10% डेप्रिसिएशन रखना है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अनुसार। ठीक है गाइज, यहां तक पॉइंट क्लियर? तो चलिए, कॉस्ट ऑफ द मशीन कितना हमारे पास? 1 लाख। अब उसमें से हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का। और जैसे मैंने बोला था गाइस, फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन किस पर लगता है? ओरिजिनल कॉस्ट पर। किस पर लगता है? ओरिजिनल कॉस्ट पर। तो मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। तो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन लगेगा 1 लाख पर। तो 1 लाख का 10% हो गया 10,000। कितना बचा? 90,000। ये आ गई इसकी WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है, चलिए अब हम इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे लेस। हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे गाइस सेकंड ईयर में। जैसे मैंने बोला था, इस मेथड की विशेषता क्या है
कि फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन लगता है ओरिजिनल कॉस्ट पर, लेकिन बाद वाले सालों में डेप्रिसिएशन लगता है रिटर्न डाउन वैल्यू पर। तो गाइज 1 साल बाद इस मशीन की WDV या जिसको आप बुक वैल्यू भी कह सकते हो कितनी है, 90,000। तो जो सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन लगेगा ना वो 90,000 पे लगेगा, और रेट कितना है 10%, तो 90,000 का 10% 9,000। सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन किस पे लगा, 90,000 पर। तो अब इसकी WDV कितनी बची, 80,000. 81,000। हाँ जी बोलो, क्लियर है। अब हम फिर से इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे थर्ड ईयर में पूरे साल का। तो बताइए थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन किस पर लगेगा, कम ऑन, 81,000. 81,000 पे लगेगा। किस पर लगेगा विवेक, 81,000. 81,000 का 10%, 8,100। बोलो क्लियर है। यस सर। तो Yes, sir. कितने की बची, 72,900। मतलब 3 साल बाद इसकी WDV आ गई 72,900 एंड सो ऑन, और ऐसे ही चलता चला जाएगा। याद रखना इसमें कभी भी एसिड्स की वैल्यू 0 नहीं होती। क्लियर है बात। तो गाइस इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है जी। तो आप चेक कर सकते हो, पहले साल मैंने डेप्रिसिएशन लगाया किस पर, ओरिजिनल कॉस्ट पर, और उसके बाद डेप्रिसिएशन लगाया इन WDV घटी हुई कॉस्ट पर। और दूसरा फीचर क्या था कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम होता जाता है। तो देखो फर्स्ट ईयर में डेप 10 है, फिर 9,000 आ गया, फिर 8,100 आ गया, तो इट कीप ऑन डिक्रीजिंग। तो इस मेथड को हम बोलते हैं WDV मेथड। जल्दी बोले, क्लियर है। कम ऑन एवरीबॉडी। चलिए जी सर। अब सर एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जो आपसे बार बार पूछता है, क्या है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन वो ऐसे पूछेगा, वो बोलेगा WDV ऑफ द मशीन या एसेट्स, WDV ऑफ द मशीन after 3 years is equal to 72,900। ठीक है जी। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम, WDV मेथड। ठीक है जी। फाइंड आउट द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन। ये है क्वेश्चन गाइस। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इस तरह से पेपर में पक्का पूछा जाता है। वो कह रहा है जी 3 साल तक आपने मशीन को यूज करा, ठीक है सर, 3 साल बाद आज उसकी WDV कितनी है, 72,900। इसका मतलब 3 साल तक उस पर डेप लगा है। हाँ जी। कितना डेप लगा है, 10% लगा है WDV मेथड से। तो बताइए इस मशीन को आपने ओरिजिनली कितने रुपए में खरीदा है, यानी आप इस मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट बताइए। 1 लाख। बोलो क्लियर। तो अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखो, यू मस्ट हैव सीन द क्वेश्चन। मैंने यही क्वेश्चन लिया है सर, 3 साल बाद वैल्यू 72,900 है, तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी होगी, 1 लाख। मुझे पता है। मान लो सर वो दूसरी फिगर यूज करे तो कैसे निकलेंगे। तो बस मुझे ये बताना है कि अगर हमें WDV दे रखी हो, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा हो, और वो बोले ओरिजिनल कॉस्ट बताओ, तो सर वो कैसे निकाला जाएगा। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। जरूरी नहीं है वो 3 साल दे, वो बोलेगा 4 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद। जरूरी नहीं है वो रेट 10% दे, कुछ भी हो सकता है। मैंने ये एग्जांपल लिए तो इससे तो मुझे पता है, पक्का पता है सर, अगर 3 साल बाद WDV 72,900 है तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख ही होगी। क्लियर। तो सर एग्जाम में इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अब देखिए इसका बहुत आसान तरीका है निकालने का। वेरी सिंपल एंड इजी मेथड। आपने मैथ्स में पढ़ा ही होगा, बट शॉर्टकट ट्रिक है। तो जब भी वो आपसे बोले क्या निकालो, ओरिजिनल कॉस्ट, तो आप कैसे निकालोगे सर, जो WDV दे रखी है ना, पहले उसे अपने सामने लिख दो। तो कितनी दे रखी है, 72,900। चलो जी मैंने लिख दिया। अब ये पता करो
कि डेप्रिसिएशन का रेट कितना है। सर उसका रेट 10% है, तो स्टेप 2 उस डेप्रिसिएशन के रेट को 100 में से माइनस कर दो। तो सर 100% में से मैंने 10% माइनस कर दिया, तो कितना बचा 90%। भाई जो भी डेप्रिसिएशन का रेट हो ना उसे 100 में से माइनस कर दो और देखो कितना बचा। मान लो डेप्रिसिएशन का रेट 25% होता तो आप क्या करते, टेल मी। तो आप 75% कर दे। भाई 100 में से 25 माइनस कर दो तो 75, कोई दिक्कत। तो अब वापिस आते ओरिजिनल क्वेश्चन में, 100 में से 10 माइनस करा 90% आ गया। कम ऑन एवरीबॉडी, अब आप मुझे ये बताओ ये वैल्यू कितने साल बाद की दे रखी है। सर 3 साल बाद दे रखी है ना, तो 100 में से डेप्रिसिएशन जो माइनस करा इसका मतलब वो 90% ही तो बचा। तो क्योंकि 3 साल बाद वैल्यू है तो इस WDV को 90% से 3 बार डिवाइड कर दो। कम ऑन एवरीबॉडी, कितनी बार डिवाइड कर दोगे? 3 बार। सर 3 बार डिवाइड कर दो। उठाओ कैलकुलेटर और चेक करो। 72,900 डिवाइडेड बाय 90%, हाफ दान 90 से नहीं 90% से डिवाइड। एक बार डिवाइड करो, जो आंसर है उसे फिर से डिवाइड करो, जो आंसर है उसे फिर से डिवाइड करो 3 बार। तो देखो आपके कैलकुलेटर पर पूरा ओरिजिनल 1 लाख आ रहा होगा। यस सर। हाँ जी बोलिए, 1 लाख आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर। तो बस ये शॉर्टकट ट्रिक है। क्लियर है? सर आपने 3 बार ही क्यों डिवाइड करा? क्योंकि मुझे WDV 3 साल बाद की दे रखी है। सर अगर 4 साल बाद की दे रखी होती तो 4 बार करते। तो 4 बार डिवाइड कर देते। 2 साल बाद की वैल्यू दे रखी होती तो 2 बार डिवाइड कर देते। तो 2 बार डिवाइड कर देते। एज सिंपल एज दैट। तो गाइस अगर ये क्वेश्चन पेपर में आया या इस जैसा कोई सम आया, कर लोगे? यस सर। तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन इस पर आता है, वो आपको WDV देगा, वो आपसे बोलेगा मेथड WDV है, इतने साल बाद की वैल्यू है, ओरिजिनल कॉस्ट निकाल कर दिखाओ। सर अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तब तो और भी सिंपल था, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी इसमें। चले आगे, चलिए। यस सर। यस सर। अब एक लास्ट टॉपिक और ये चैप्टर खत्म। सर वो लास्ट टॉपिक आता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या ये भी संभव है कि WDV मेथड में भी डेप्रिसिएशन का रेट मिसिंग ना हो? हाँ जी बिल्कुल पॉसिबल है। तो जिस तरह स्ट्रेट लाइन मेथड में हम एक फॉर्मूले से रेट निकालते हैं, तो क्या WDV में भी हम रेट निकाल सकते हैं? आंसर इज यस। तो ध्यान से देखिएगा, तो अगर हम WDV मेथड फॉलो कर रहे हैं और क्वेश्चन में रेट नहीं है और वो हमसे कह रहा है रेट निकाल के दिखाओ, तो वी यूज दिस फॉर्मूला। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट। ठीक है जी, यहां पर हम लेंगे रेसिडुअल वैल्यू अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट, और क्योंकि रेट परसेंटेज में होता है इनटू 100, और यहां हो जाएगा n। तो गाइस इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो रेट। क्या है फॉर्मूला? 1 माइनस स्क्वायर रूट n रेसिडुअल वैल्यू अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100। व्हाट इज रेसिडुअल वैल्यू आपको पता है? व्हाट इज ओरिजिनल कॉस्ट आपको पता है? क्लियर है? तो सर n का मतलब क्या होता है? n का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट्स। बोलो जी, बात क्लियर है? एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट्स। तो गाइस आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा सीधा? अरे बोलो भाई, नहीं कोई आंसर नहीं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें मिल जाएगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। कौन से मेथड में? WDV मेथड में। तो इस फॉर्मूले से, ठीक है। अब सर इसे सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। आपके मॉड्यूल में ही दे रखा है क्वेश्चन।
चलिए, यहां पर वो मिस हो गया, कहां चला गया, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है जी। जो प्लांट है उसकी कॉस्ट दे रखी है 16,000, ध्यान से देखिएगा। रेसिडुअल वैल्यू उसकी दे रखी है 2,000 रुपए, ठीक है जी। उसकी लाइफ दे रखी है 3 इयर्स, ठीक है। बस अब वो कह रहा है जी रेट निकाल कर दिखाओ, ठीक है जी। रेट निकालो और मेथड कौन सा है, WDV। तो ये एक छोटा सा सम उसने हमें दिया है। क्या सम दिया, देखो प्लांट की कॉस्ट कितनी है 16,000, रेसिडुअल वैल्यू 2,000 रुपए, लाइफ 3 इयर्स। अब वो कह रहा है रेट निकाल के दिखाओ, और मेथड क्या है जी, WDV मेथड से हमें इसे सॉल्व करना है। हाँ जी, क्लियर भाई, देख लिया आपने क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. चलिए अब जरा इसको वैल्यू में फिट करते हैं, आइए। तो गाइस ध्यान से देखना, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट n S बाय C इंटू 100। S का मतलब स्क्रैप वैल्यू, C का मतलब ओरिजिनल कॉस्ट, वो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी, क्लियर। आइए 1 माइनस n कितना दे रखा है भाई, 3 साल, रेसिडुअल वैल्यू कितनी है 2,000, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 16,000 इंटू 100%। बस अब आपको इसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है जी। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो रेट आ जाएगा। सर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए, क्योंकि यहां पर जो लिखा है n की जगह 3, ये एक ऐसी न्यूमेरिक यूज करा है जो बिना लॉग टेबल के भी सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज इसको लॉग टेबल से ही सॉल्व किया जाएगा। चलिए देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। 1 माइनस इसको डिवाइड कर दो तो ये 18 हो गया, 1/18, तो 3 1/8 इंटू 100 को हम बाहर लिखते हैं। बोलो जी बात क्लियर है? तो ये हो गया 3 रूट 1/8। यहां तक क्लियर हो रहा है बिल्कुल? ध्यान से देखते जाना। तो 1 माइनस, क्या मैं रूट हटा दूं तो मैं इसे ऐसे लिख दूं 1/8 की पावर 1/3। भाई रूट का मतलब यहां पर 1/2 होता है अगर सिंपल रूट हो, यहां 3 रूट है तो 1/3 हो गया। कम ऑन एवरीबॉडी, आपने पढ़ा भी होगा मैथ्स में, ठीक है। देखते जाइए, मैं सिर्फ यही वाला सॉल्व करा रहा हूं क्योंकि यही सॉल्व हो सकता है, वरना तो हमें फिर मैथमेटिकल चीजें यूज करनी पड़ेंगी। तो 1 माइनस, क्या मैं 1/8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूं इंटू 1/3? यस सर। कम ऑन एवरीबॉडी, 2 की पावर 3। और आपने पावर में पढ़ा होगा, पावर के ऊपर पावर क्या होती है, जल्दी बोलो, मल्टीप्लाई हो जाती है। कम ऑन, तो 1 माइनस 1 इंटू 1/3। आज ही बोलो, क्लियर है? ये उड़ गया, तो क्या बचा 1 माइनस 1/2 इंटू 100 चला आ रहा है, तो क्या बचेगा 1/2 इंटू 100। सिंप्लीफाई कर लो तो गाइस रेट कितना आ गया 50%। हाँ जी बोलो, क्लियर? Yes, sir. यस सर। कम ऑन एवरीबॉडी। तो मान लो एग्जाम में आ गया तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, पर ध्यान रखना रूट 3 दे रखा था, 7 8 9 हो जाता तो फिर मुश्किल हो जाता उसे सॉल्व करना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में मैंने इसलिए इसे सिंपल वे में सॉल्व करा दिया। आई होप यहां तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। कम ऑन एवरीबॉडी। यस सर। बाकी आपके मैथ्स वाले Yes, सर ने sir. बताया होगा इस ऐसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। Yes, sir. चलिए, तो गाइस अकॉर्डिंग टू मी ये चैप्टर हमारा यहाँ पर पूरा हो गया, क्योंकि हमारे सिलेबस में बस ये 2 ही मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड
जिसको आप स्ट्रेट लाइन बोलते हो, और WDV मेथड। चलिए बताइए, सीरियसली बताइए, बिल्कुल क्लियर हो गया? Yes, sir. कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब इस पर बेस सर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो अब हम इस पर टेस्ट स्टार्ट करते हैं। बोलो जी, बात क्लियर है? तो चलिए फटाफट से लेट स्टार्ट टेस्ट। आई होप आपको पूरे दोनों मेथड अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. आइए तो गाइस लेट स्टार्ट दी टेस्ट। ये हमारा टेस्ट है भाई, दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. या और साइज में इंक्रीज करूं इसे? कर दो। कम ऑन। ठीक है सर। Yes, sir. ओके एवरीबॉडी स्टार्ट डूइंग द टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख पा रहे होंगे, डेप्रिसिएशन इज अ मेजर ऑफ द वेयरिंग आउट, कंजम्पशन और अदर लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ डेप्रिशिएबल एसिड अराइजिंग फ्रॉम। पहली ऑप्शन यूज, दूसरा है फ्लक्शन ऑफ टाइम, तीसरा ऑब्सोलिसेंस थ्रू टेक्नोलॉजी एंड मार्केट चेंजेस। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो वो कह रहा है जी आपको करेक्ट आंसर क्या करना है, सेलेक्ट करना है। टेस्ट, हाँ भाई दिख रहा है ना सबको टेस्ट? Yes, sir. चलिए ध्यान से करिए भाई। चलिए आपने आंसर लिख लिया होगा? Yes, sir. आइए तो पहले का आंसर बताएंगे गाइस? D. Sir, D. छठी। Come on, everybody. All of the above होगा, वो any of the above है। डी इज द राइट आंसर। तो पहले का आंसर कितना आएगा? Sir, D. sir, हाँ जी पलक Sir. बताइए। नंबर डी का all of the above होगा, वो any of ना the ना, above एनी लिखा का है। मतलब क्या है? उसने बोला जी डेप्रिसिएशन का इसमें से क्या कारण होता है, तो ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। वो बोला तीनों होते हैं इसमें से, दैट इज द मीनिंग। ओके, तो all ऑल of ऑफ the द above अबव और होगा एनी ना? ऑफ द अबव का मीनिंग सेम ही निकलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, डेप्रिसिएशन इज अ डैश श्रिंकेज इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, परमानेंट, कॉन्टिन्यूअस, ग्रेजुअल, एनी ऑफ द अबव। D. Any of the above. D. Sir, D. कम ऑन। D. चलिए डी इज द राइट आंसर।
तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा डी. थर्ड, डेप्रिसिएशन इज जनरली प्रोवाइडेड ऑन करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, लोन एंड एडवांसेस एंड द फिक्स्ड लायबिलिटीज. सर बी. आप अपने आंसर भी करते जाइएगा. बी इज द राइट आंसर, फिक्स्ड एसेट. नेक्स्ट, depreciation is a proof of valuation, allocation, reduction, appreciation. Reduction. Come on. वैल्यूएशन. सोच कर आप अपने पास आंसर भी लिखते जाइएगा कि आपने क्या आंसर दिया. तो गाइस इसका भी आंसर होगा एलोकेशन. तो वैल्यूएशन. डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि आप एसेट की कॉस्ट को एलोकेट कर देते हो उसकी यूजफुल लाइफ में, उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन इज द एलोकेशन ऑफ एसेट्स कॉस्ट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ. क्लियर? तो बी इज द राइट आंसर. सर फिफ्थ, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड? Land. Building, land, mines and loose tools. Come on. तो सर इसमें तो सोचना ही नहीं है. B is the right answer. Come on everybody. Next, sixth, depreciation is the fall in the dash of a fixed asset through physical wear and tear due to use or passage of time or from any other value. So value. Quality, value, either A or B, none of the above. So value. Value. वैल्यू. Sir, B अरे value. डेप्रिसिएशन क्या है? पेटीएम से निकला है. पेटीएम का मतलब क्या होता है? प्राइस. और प्राइस को ही हम क्या बोलते हैं? वैल्यू. ठीक है जी. आइए क्वेश्चन नंबर 7. amortization applies to current asset, wasting asset, intangible asset, none of. इंटेंजिबल एसेट. Come on. इंटेंजिबल एसेट. तो सी इज द राइट आंसर. कौन सी एसेट्स पर? इंटेंजिबल एसेट्स. आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड. यस सर. चलिए क्वेश्चन नंबर 8. Estimated sale value of the assets at the end of economic life is known as Written down value. purchase value, market value, written down value, residual value. आप अपना आंसर नोट कीजिए. देन आई विल टेल यू कि व्हाट शुड बी द राइट आंसर. So C. सी. तो इसका आंसर होगा डी, रेसिडुअल वैल्यू. व्हाट इज द राइट आंसर गाइस? रेसिडुअल वैल्यू. आइए. Which of the following is our cause for providing depreciation? Obsolescence, depletion, passage, and all of the above. All of the above. Come on everybody. अपना आंसर नोट करिए. D is going to be what? The right answer, all of the above. आइए 10th. The portion of acquisition of the cost of the asset yet to be allocated is known as WDV, accumulated value, residual value या फिर salvage value. सोच के जवाब देंगे. That is going to be good question. written down value. Written down value. हाँ जी गाइस, Written चलिए down आपने value. आंसर नोट कर लिया होगा अपना. इट शुड बी रिटन डाउन वैल्यू. वो कह रहा है वो वैल्यू जिसको अभी भी एलोकेट करना बाकी है, यानी आसान हिंदी में जिस पर अभी भी डेप्रिसिएशन लगाना बाकी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? WDV. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड? ऑप्शन से. हाँ जी, कौन सा सही फॉर्मूला है? सर सी. सर A B C D. C.
सी सर सी। सोचकर, जल्दबाजी नहीं। सर सी। सी। आपने अपना आंसर नोट कर लिया? तो गाइस इसका सही आंसर है सी। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ द एसेट्स। आइए क्वेश्चन नंबर 12। एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज रेफर्ड टू एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन, रिजर्व, रिवर्स डेप्रिसिएशन। हाँ जी, यू हैव नोट डाउन योर आंसर? यस सर। तो गाइस 12 का आंसर होगा बी, एप्रिसिएशन। अगर एसिड्स की वैल्यू कम हो तो दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, और अगर वैल्यू बढ़े सो दैट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन। क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following method is applicable in case of wasting assets? That is mine, quarries, oil well, etc. Inventory system of depreciation, machine hour rate, Depletion sum of the method. year digit, या depletion method. डिप्लीशन मेथड। डिप्लीशन मेथड। तो please put down your answer first. हाँ जी, so D is the right answer. वेस्टिंग एसिड पर कौन सा मेथड यूज होता है? डिप्लीशन मेथड। आइए 14 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल रिक्वायर द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स? ठीक है जी। प्रूडेंस, एक्रूअल, कंसिस्टेंसी या फिर मैचिंग कॉन्सेप्ट? सोचकर। Accrual concept. एक्रूअल। एक्रूअल कॉन्सेप्ट। मैचिंग। हाँ जी, मैचिंग। आपने अपना आंसर लिख लिया? चलिए, डी इज द राइट आंसर, मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है जिस साल के लिए आप अकाउंट्स बना रहे हैं ना, उसी साल के आपको एक्सपेंसेस लॉसेस को कंपेयर करना है उसी साल की इनकम से। तो डेप्रिसिएशन तो उसी साल लगाया जाएगा ना जिस साल आप अकाउंट्स बना रहे हो और आपने एसिड्स को यूज किया है। अरे बोलो क्लियर? तो डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसिड पर मैचिंग कॉन्सेप्ट के कारण लगता है, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें मोस्टली बच्चे गलती करते हैं। ठीक है जी। आइए क्वेश्चन नंबर 15। For charging depreciation on which of the following acid the depletion method is adopted? डी। Wasting Goodwill, assets. plant, land and building wasting assets. क्वेश्चन रिपीट हुआ है Wasting तो आंसर भी सर रिपीट होगा। कौन सी Wasting. एसिड्स? वेस्टिंग एसिड्स। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। द बुक वैल्यू ऑफ एन एसिड इज डिफाइंड एज। एक एसिड की बुक वैल्यू का क्या मतलब होता है? कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बी। कम ऑन सर, यही तो मैंने आपको बताया था। आपने अपना आंसर लिख लिया? चलिए चेक कीजिए। बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है। Can you explain it? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब ही सेम डेप्रिसिएशन होता है। क्लियर है? तो कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू, ऑलवेज रिमेंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन? तो आपने देखा होगा ऑड वन आउट, बचपन में खेला भी होगा। अमोर्टाइजेशन, डिप्लीशन, कैपिटलाइजेशन, डेप्रिसिएशन। ऑड वन बताओ। capitalization. कैपिटलाइजेशन, क्योंकि सर ये सारे तो हमने पढ़े हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कैपिटलाइजेशन।
आइए क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन विद रेफरेंस टू डेप्रिसिएशन? लैंड, Land. मशीन, फर्नीचर, नन ऑफ द अबव। Land. बहुत सिंपल है, लैंड। क्यों? क्योंकि सर इस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। ठीक है, इंक्रीज होती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 न्यूमेरिकल आ गया। पढ़कर सोच समझकर ध्यान से, आपके पास 1.2 मिनट्स का टाइम है केवल। Z Limited acquire a machine on 1st January 2011 at a cost of 72,000 and spend 8,000 for its installation. The firm right of depreciation 10% per annum on the original cost every year. The books are closed on 31st December every year. Depreciation for first and second year as per fixed installment method will be rupees. So read the question carefully. सर बी और सी आंसर तो एक ही है। सर बी एंड सी बोथ। B and C both. तो जब दोनों सेम है तो किसी एक पर भी क्लिक कर दो। B. Option B. वैसे ही अलग होता है बट हमारी टाइपिंग थोड़ी सी एरर हो गया, बट डोंट वरी। हाँ जी, सॉल्व कर लिया आप लोगों ने। अब देखो, बी इज द राइट आंसर। सर ओरिजिनल कॉस्ट 72,000, उसमें ऐड करो इंस्टॉलेशन 80,000, तो ओरिजिनल कॉस्ट 80,000 हो गई। 10% डेप्रिसिएशन है 10,000, 80,000 का 10% सॉरी 8,000। और क्योंकि ये फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है यानी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, तो हर साल डेप्रिसिएशन क्या होगा? सेम होगा। तो चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, सेकेंड ईयर को, थर्ड ईयर को, इट वुड बी सेम। ठीक है, Yes, sir. चलिए 20th क्वेश्चन। एन लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑन 1/1/2012 फॉर 12,000, इंस्टॉलेशन फॉर 1,000, रेसिडुअल वैल्यू आफ्टर 5 ईयर 500। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड अंडर SLM। डेप्रिसिएशन का रेट 10% है। एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल कर दिखाइए। 2,500. कम ऑन। Sir, D is the right answer. मीटिंग खत्म हो गई। गाइस आपको मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, तो गाइस इसका आंसर होगा 1300। क्लियर? कैसे आया सर? बहुत सिंपल है। 12,000 का डेप्रिसिएशन सॉरी ओरिजिनल कॉस्ट है, 1,01,000 का इंस्टॉलेशन है, 13,000 हो गए, और उस पर सीधा रेट लगा दीजिए 10%, तो 1300 इज द राइट आंसर। सर ये जो रेसिडुअल वैल्यू दे रखी है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो जब रेट दे रखा होता है तो सीधा अप्लाई कर देते हैं। आई होप यहां तक क्लियर है। तो अब आप मुझे बताइए, आउट ऑफ 20 हाउ मच यू स्कोर? Sir, 19. सर 18। 25. चाहत वर्मा 18 क्वेश्चन, वेरी गुड। 18 मार्क्स, सॉरी।
18 सर। संजना 17, संजना कुमारी 19, इंजमाम, साक्षी, श्रुति, सिद्धि, चलिए वेरी गुड। किसी के अभी तक 20 आउट ऑफ 20 हैं? चैट बॉक्स में लिखिए। रितु शर्मा आपके, अंशुल गोयल 20 मार्क्स। सच बोल रहा हो बिल्कुल? सर सारे आंसर बताए थे सही कह रहे। ये तो लाला जी है। ओके गाइस, तो चलिए आज की क्लास को और आज के लाइव सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन थे वो एज यूजुअल आपको मैसेज के थ्रू व्हाट्सएप पे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे विद आंसर्स। तो आई होप गाइज आज का जो सेशन है वो फ्रूटफुल रहा होगा और डेफिनेटली वो आपकी एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। ओके गाइज, तो आज हम यहीं पर अपना सेशन वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में आपके साथ मिलेंगे फिर एक और नए मजेदार चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड एंजॉय। ठीक है जी, और साथ में पढ़ाई करते रहिए। चलेगा, इज दैट्स ऑल। राम राम। थैंक यू सर। थैंक यू। प्लीज आप चैट बॉक्स में लिखिए जो भी आप लिखना चाहते हैं, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। ओके संजना, सिद्धि, हैंड रिटन नोट्स क्या? ये सारी रिकॉर्डिंग आप बार बार देख सकते हैं और नोट्स को उसको कॉपी कर सकते हैं। विवेक थैंक यू। ओके, प्रिया शर्मा थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मिलेंगे। टिल देन एंजॉय।